फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस यानी आईएस 21 की बात कर रहा है। आईएस 21 तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बच्चों को डर भी बहुत लगता है, ट्रिकी बहुत लगता है। कहाँ जाना चाहिए? गेन ऑफ डॉलर रीट्रांसलेशन ऑफ ओवरसीज सब्सिडियरी, तो ये तो सबको पता है, ओसीआई में जाता है, आईएस 21 क्लियर बोलता है। तो गेन ऑफ ओवरसीज सब्सिडियरी, नेट एसेट आपने अंडर वैल्यू कर दिए 1 मिलियन से, गुडविल को ओवरस्टेट कर दिया, इसको ठीक करना होगा। बट अगर आप देखो, तो क्या इसका पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट आता है इस एडजस्टमेंट का? नेट एसेट को रेक्टिफाई करने का, तो पीएनएल पे तो इम्पैक्ट ही नहीं आता। हेलो, हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एसबीआर प्री दिसंबर 2025 मॉक एग्जाम। तो बच्चों, जिन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं किया है, एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस कर लेना एसबीआर प्री मॉक के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से। वंस यू हैव डन, देन वॉच दिस सेशन। Only then you will fully understand the benefit of these sessions, all of you. ठीक है, तो बिना किसी डिले के अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्री दिसंबर मॉक से क्वेश्चन 1, जो कि है कंसोलिडेशन से वेतांगी कंपनी। तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से आप एक्सेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? वेतांगी कंपनी इज द पेरेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप whose financial year end is 30th September 2016। तो दोस्त मेरे, फाइनेंशियल ईयर एंड कब है? 30 सितंबर को। तो देखें, पेरेंट कब बनी है, बच्चे कब पैदा करे हैं, साल के स्टार्ट में करे हैं, मिड ईयर एक्विजिशन है, टेंशन हो जाएगी मिड ईयर होगा तो। कहता ऑन 1 अक्टूबर 2015 वेतांगी कंपनी एक्वायर्ड। तो अच्छी बात है, सही टाइम पे सब्सिडियां पैदा करी हैं, बच्चे पैदा करें, हमारे लिए टेंशन नहीं है, मिड ईयर का कोई चक्कर नहीं है। बेकार लगता है, फालतू का एडजस्टमेंट आ जाता है मिड ईयर का। वैसे मुश्किल नहीं है, बट ठीक है, जिंदगी आसान कर रखी है, होपफुली आपके एग्जाम में भी हो। तो 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, ठीक है सर। अच्छा, ये क्या है? 80% जकीरा, 60% जेनी, 90% हसन। भाई, एक नहीं संभलती हमसे सब्सिडरी, तीन तीन सब्सिडरियां, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में? तीन तीन बच्चे, चलो देखेंगे। अच्छी बात यह है कि एग्जिबिट्स सारी सेग्रीगेटेड एग्जिबिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो एक बार रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। आपके पास 4-5 रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा देखो, रिक्वायरमेंट्स के लिए हमेशा क्या करना बच्चों, इन रिक्वायरमेंट्स को ना कॉपी कर लो, सबसे बेस्ट है। बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको सॉल्व कहाँ करना है? वर्ड प्रोसेसर पे करना है, एक्सेल पे करना है, तो इनको यहीं कॉपी पेस्ट कर लो। आपके पास रिक्वायरमेंट भी है, स्पेसिंग भी बन जाती है, आप आराम से बैठ के वहां पे सॉल्व कर सकते हो। आपको बार बार रिक्वायरमेंट्स ओपन करने का नहीं है, एक टैब कम हो गई। दिस इज वेरी यूजफुल मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट टैब, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट बार बार पढ़नी पड़ती है, एक बार पढ़ने के बाद भी हम भूल जाते हैं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या कुछ वर्ड यूज करना है, कंपनी का नाम जकीरा ऐसे ऐसे नाम यूज करते हैं, वी मे हैव टू यूज व्हाइल एक्सप्लेनिंग, तब अपन को रिक्वायरमेंट का साथ साथ होना बहुत फायदा होगा। प्लस आपके लिए देखो ना, एकदम से आपको समझ आ गया मुझे एक के नीचे सॉल्व कहाँ पे क्या सॉल्व करना है, प्लेसमेंट आपको मिल गई, तो बहुत टाइम सेव कर रहा है ये चीज। तो ये ध्यान रखना, कॉपी कर लो। उसके बाद बच्चों, आपको दो रिस्पॉन्स में स्प्रेडशीट आपको मालूम ही है, प्री पॉपुलेटेड आपको स्प्रेडशीट में या तो कैश फ्लो दिया होता है, या पीएनएल दिया होता है, जैसे यहाँ पे पीएनएल दिया हुआ है, या बैलेंस शीट दिया होता है, तो कुछ भी आ सकता है, सबके लिए रेडी रहना। एसीसीए में चेंज इज ओनली कांस्टेंट भाई, तो तैयार रहना है। बाकी देखो बच्चों, एक और बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैलकुलेशन कहाँ करें? तो कैलकुलेशन बच्चा दोनों में करो। आप एक्सेल में कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, जहां मन करता है एक्सेल में आप प्रॉपर वर्किंग नोट बना के अपनी कैलकुलेशन को रेफरेंस दे सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में कि सर मैंने एक्सप्लेन आपको वर्ड प्रोसेसर पे किया है, वर्किंग मैंने एक्सेल पे दिखाई है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। और अगर आपको कोई वर्किंग वर्ड प्रोसेसर पे भी करनी है, कोई छोटी मोटी डिवाइड मल्टीप्लाई की वर्किंग है, तो वो आप वर्ड प्रोसेसर पे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखेंगे अपन सारी बातें आज सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसी टेक्निक को एग्जाम में फॉलो करो, टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, अपन तो समझाते समझाते स्लो स्लो करेंगे, बट डू अंडरस्टैंड कि अपन टेक्निक क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। और सबसे अच्छी एक और बात ये भी है कि आपको हर रिक्वायरमेंट के लिए सारी एग्जिबिट्स पढ़नी नहीं है। बच्चे सारी एग्जिबिट्स खोल खोल के पढ़ने लग जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कहता है ए पार्ट के लिए सिर्फ एग्जिबिट 1 चाहिए, तो मैं और क्यों पढ़ूंगा, सिर्फ एग्जिबिट 1 पढ़ूंगा। इसको प्रॉपरली अलाइन कर लो यहाँ पे और मस्ती से पढ़ो। क्या कहता है?
यूजिंग एग्जिबिट 1 एक्सप्लेन हाउ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अफेक्ट्स द मेजरमेंट ऑफ ज़कीरा। अच्छा, एक बच्चे की बात करिए सिर्फ ज़कीरा की, बाकियों की नहीं करी। ज़कीरा गुडविल एट एक्विजिशन एंड वेतांगी कंपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंड 30 सितंबर 2016। बड़ा बेसिक सा रिक्वायरमेंट है 4 मार्क्स के लिए, कहता है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट बताओ। तो ये तो एफआर के बच्चे को भी आता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है? ये तो डिटेल में हम कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं। भाई क्या ट्विस्ट है, कुछ ट्विस्ट है क्या? देखो पढ़ते हैं, कहता है ऑन 1 अक्टूबर व्हेन वेदांगी कंपनी एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ ज़कीरा द नेट असेट्स ऑफ ज़कीरा कैरिंग अमाउंट 5 मिलियन, फेयर वैल्यू 6 मिलियन। अच्छा, जब एक्वायर किया तो नेट एसेट उनके 5 मिलियन के थे, फेयर वैल्यू 6 मिलियन की थी, मतलब 1 मिलियन से अंडर वैल्यूड है कि नहीं? बिल्कुल है। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूजफुल लाइफ 4 ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर, चलो 4 साल का है। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैज नॉट येट बीन अकाउंटेड फॉर, डेप्रिसिएशन भी अकाउंट नहीं किया, नहीं डेप्रिसिएशन हैज बीन करेक्टली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन को कहाँ डालना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आईएफआरएस 18 भी इस बात को जस्टिफाई करता है। आफ्टर न्यू क्लासिफिकेशन रूल you have to check whether an expense is investing, financing, and if it is not falling in the any other category, operating category is our residual category। तो सही क्लासिफाई किया है। जकीरा गुडविल में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट का कोई चक्कर नहीं है। तो बताओ 4 मार्क्स के लिए मेरे दोस्त आपके सामने कितना खतरनाक क्वेश्चन है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुझे तो लगता नहीं यार, ये एसबीआर के लेवल का क्वेश्चन भी है। जब ये बच्चे, एक एफआर का बच्चा कर सकता है, तो आप तो बहुत बड़े बच्चे हो, नहीं? बट ध्यान रखना, एक्सप्लेन पूछा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है खास। अब मैं इसमें कैलकुलेशन एक्सेल की हेल्प नहीं लूँगा, इस वाले पार्ट में क्या ही कैलकुलेशन है। मुझे तो ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने को बोला है कि एक्सप्लेन हाउ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा गुडविल पे और सारी बातों पे। तो मैं बता देता हूँ, देखो एग्जामिनर ने आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वो एग्जाम, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको वही एग्जाम सेम टू सेम लिख के आना है, बट एग्जाम सिचुएशन में क्या एक पॉसिबल आंसर, एक ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है, वो मैं आपके साथ लिख रहा हूँ। तो देखो, जैसे मेरे को स्टार्ट करना है, तो मैं सीधा जो बात मुझे समझ आ रही है, मैं वही बात लिख दूँगा यहाँ पे। क्या समझ आ रहा है? कि नेट एसेट्स आर अंडर वैल्यूड। देखो जो आपका कॉमन सेंस है ना, उससे लिखो द नेट एसेट्स आर अंडर वैल्यूड। नाम लिख सकते हो, नेट एसेट ऑफ ज़कीरा आर अंडर वैल्यूड बाय डॉलर 1 मिलियन। अच्छा ठीक है, सर हमने लिख दिया। अब बट इतने से इम्पैक्ट नहीं होता ना, ये तो क्वेश्चन ने बताया था। इससे होगा क्या? नेट एसेट अगर अंडर वैल्यूड है तो बच्चों इससे होगा क्या? सर अगर नेट एसेट अंडर वैल्यूड है तो गुडविल क्या होगी? अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड? टेल मी। कैसे निकलती है गुडविल? कंसीडरेशन पेड प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कम कर दिया तो गुडविल ओवरस्टेटेड हो जाएगी ना। द नेट एसेट आर अंडर वैल्यूड बाय डॉलर 1 मिलियन, हेंस गुडविल विल बी ओवरस्टेटेड। बता दो एग्जामिनर, क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है दोस्तों, गुडविल विल बी ओवरस्टेटेड। ठीक है सर, नेट एसेट आपने अंडर वैल्यू कर दिए 1 मिलियन से, गुडविल को ओवरस्टेट कर दिया, इसको ठीक करना होगा। बट अगर आप देखो तो क्या इसका पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट आता है इस एडजस्टमेंट का? नेट एसेट को रेक्टिफाई करने का तो पीएनएल पे तो इम्पैक्ट ही नहीं आता। नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस। किस चीज का? नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी बाय 1 मिलियन। बट हाँ, हाउएवर देयर विल बी एन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। एग्री करते हो नहीं करते हो? भाई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? डॉलर 1 मिलियन 4 साल के लिए आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, अब ये कैलकुलेशन आप यहीं पे करके दिखा सकते हो। इसके लिए तो बल्कि कैलकुलेटर भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर वहाँ पे आप दिखा सकते हो, डॉलर 1 मिलियन, सॉरी, डॉलर 1 मिलियन
डिवाइड बाय ईयर हमें 4 बताए, कितना आ गया ये? अराउंड 2.5 लाख रुपए हो गए ना, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 4 साल का कितना हो गया? $2,50,000। ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है। However, there will be an extra depreciation which will be charged to P&L. P&L में कहाँ डालोगे इसको? Obviously, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। सर हो गया, और क्या लिखना है? और कुछ भी लिखना है? एक और चीज़, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो एक लास्ट चीज़ और ऐड कर देना। बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में करके तो दिखाओगे कि इसका एलोकेशन किस-किस में होगा, क्योंकि जब पी&एल की आप बात करते हो, पी&एल के क्वेश्चन में एलोकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब्सिडी यानी अपने बच्चे के प्रॉफिट में गलती है, और बच्चे के प्रॉफिट में जब भी गलती होती है, क्या पढ़ा है मैंने? दोनों इसको बियर करते हैं, पेरेंट एंड एनसीआई। तो दिस एक्सपेंस will be allocated to both parent and एनसीआई। ठीक है। एक हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ नहीं करी एग्ज़ामिनर की तरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी एग्ज़ामिनर ने शायद डिटेल में लिखी हो, बहुत ज़्यादा समझाया हो। बट देखो, एग्ज़ाम का आंसर मैं बार-बार बच्चों को समझाता हूँ कि एग्ज़ाम का आंसर बच्चों टाइम्ड कंडीशन में 3 घंटे में लिखा हुआ आंसर नहीं है, प्रेशर में लिखा हुआ आंसर नहीं है। They have written this exam answer by taking a lot of time. There is an entire team who review this answer and then they are finalized. So these are for tutorial purpose. They are not for exam purpose that you can write same answer in exam condition. Can you write? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 80% टू 20% का एलोकेशन हो जाएगा एज पर देयर ओनरशिप इंटरेस्ट। और देखो, एक मस्त चीज बताऊं, इसको कर दो क्लोज। अपना ए के 4 मार्क्स आ चुके हैं। बताओ, नेट एसेट अंडर वैल्यूड 1 मिलियन लिख दिया, गुडविल ओवरस्टेट होगी लिख दिया, इस अपवर्ड रिवैल्यूएशन से पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा वो बता दिया, एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन आएगा जो पीएनएल में जाएगा वो भी बता दिया, पेरेंट्स एनसीआई में एलोकेशन होगा, बच क्या गया? क्या छोड़ दिया दोस्त मेरे? सब कुछ तो अपन ने कर लिया, सारा दिल दर्द बयां कर दिया हमने, भी उनको समझ ना आए तो फिर कब आएगा? नहीं, कर दिया सर। बट एक काम और कर देना। देखो, एक अच्छा बच्चा साथ साथ एक काम और करता है, क्या करता है सर? वो जाता है स्प्रेडशीट पे। ओके सर, स्प्रेडशीट पे चले जाएंगे और स्प्रेडशीट को थोड़ा सा आपको देखना है। हाँ सर, देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करो, स्प्रेडशीट में भी ना साथ के साथ ना आप एडजस्टमेंट कर ही दो। जब बात बैठी है तो बात पूरी ही करो। आधी अधूरी बात करने में मजा कहाँ है? पूरी बात करो कि ए नंबर की एडजस्टमेंट होगी, कौन सी होगी? फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट होगी, फर्स्ट नंबर वो बोल दो आप, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एफवीए, कुछ भी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एग्जामिनर के रेफरेंस के लिए है। सेम फिगर थाउजेंड्स में ऑलरेडी बता रखी है, थाउजेंड्स में ही लिख लो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट क्या करोगे सर? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना है, ये तो कर लोगे ना 2,50,000 का, तो 1000 में लिखोगे तो कितना? -250। कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटर एक्सेल की कोई परवाह मत करो। आपको तो अपने नॉलेज को दिखाना है। 250 सर यहाँ से हो जाएगा, और क्या? एलोकेशन कर दो, दोनों को हिस्सा दे दो। सर किसको मिलेगा? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर और एनसीआई, दोनों को हिस्सा दे दो। तो भाई 80% कितना हो गया? 250 का। अब ये एक्सेल पे भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन की अच्छी है तो वैसे डायरेक्ट भी निकाल दोगे, 200 आ जाएगा। तो 200 यहाँ आ गया, 50 यहाँ पे आ गया दोस्त। ये हमने प्रॉफिट में दे दिए, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एलोकेट कर दिया। 200 तुम्हारा, 80% तुम्हारा, 50 तुम्हारा। और यहीं पे टोटल में से भी एलोकेशन कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट जो एट्रीब्यूट किया है वो सिर्फ प्रॉफिट को एट्रीब्यूट किया है, फिर टोटल एट्रीब्यूशन में भी तो माइनस होगा, तो दोनों जगह करके दिखा देते हैं। लो जी, 7-7 11 मार्क्स भी तैयार हो गए। देखो ना कॉन्फिडेंस, देखो ना, एक एडजस्टमेंट यहाँ पोस्ट भी कर रहा हूँ और साथ साथ वहाँ भी कर रहा हूँ। इससे बढ़िया टाइम बचाने का क्या तरीका है? वापस ओपन करा अपना वर्ड प्रोसेसर और सेकंड एडजस्टमेंट। अब मुझे पता है ना मेरे को किस टाइम पे क्या चाहिए। बड़ी डॉन्टिंग सी लगती है सर ये फाइलें। अरे इन फाइलों से खेल खेल के ही हम खेलना सीखे हैं। तो डरना क्या है बच्चों?
ऐसे ही तो सर्वाइवल सीखोगे। तो हो गया पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का। पढ़ो एग्जिबिट 2। चले एग्जिबिट 2 पे, तो पढ़ो सर के साथ। यूजिंग एग्जिबिट 2, calculate the goodwill arising on acquisition of Jenny and the impairment loss following its impairment review. Explain how this impairment loss should be accounted for in Vetangi Company consolidated financial statement. वो बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप गुडविल कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे, इम्पेयरमेंट भी आपसे निकलवा रहा है, IS 36 भी आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है, रिकवरेबल अमाउंट, CGU, वो सब, प्लस फिर आपको बोलता है एक्सप्लेन एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, एक्सप्लेन वर्ब यूज करिए, मतलब आपको एक्सप्लेन भी करना है कि वो इम्पेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो किसको एक्सप्लेन करना नहीं आता है भाई? क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में जाएगा। आप पीएनएल में कहाँ डालोगे? तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही डालोगे, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करोगे, क्योंकि रेजिडुअल कैटेगरी आज की डेट में IFRS 18 के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, इन्वेस्टिंग है नहीं, और कहाँ डालोगे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो कर दोगे। दूसरा, ये लॉस एलोकेट किस किस को होगा? तो सब्सिडरी का लॉस है, इम्पेयरमेंट है, गुडविल आपको देखना है फुल गुडविल है या पार्शियल गुडविल है। आता है कंसेप्ट, अगर फुल गुडविल होगी तो एनसीआई को मिलेगा, अगर फुल गुडविल नहीं होगी तो एनसीआई को नहीं मिलेगा। तो ये तो कंसेप्ट की बात हो गई। और 4 मार्क्स क्या आ जाएंगे हमारे? तो देख लेते हैं सर, 4 मार्क्स ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, मुश्किल तो है, ट्राई करता हूँ, मेरे आएंगे नहीं आएंगे पहले बात तो। वितागी कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ जेनीज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑन 1 अक्टूबर 2015 पेइंग कंसिडरेशन ऑफ $10 million। तो भाई कितने में दिल लिया हमने उनका, जेनी का? तो जेनी का दिल हमने लगाया, 10 मिलियन दिए पेरेंट ने। ओके, गुडविल निकालनी है, याद रखना। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, खो मत जाना जेनी में, 8 मिलियन की फेयर वैल्यू है नेट एसेट की, ठीक है। जेनी का शेयर प्राइस 4 मिलियन की क्यों दिया हुआ है? अरे सर, एनसीआई को भी तो निकालोगे, और किस पे निकालना है? फेयर वैल्यू पे निकालना है। ओके, जेनी कैश जनरेटिंग यूनिट रिपोर्टिंग डेट, भाई ठीक है, मामला समझ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मामला टॉप पे है। चलते हैं अपनी स्प्रेडशीट पे। यहाँ स्प्रेडशीट पे, यहाँ हम बना लेते हैं वर्किंग, प्रॉपर एग्जामिनर को बता देंगे। पार्ट बी के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो एग्जामिनर अपने आप समझ गया ना, आपने हेडिंग डाल दी कैलकुलेट, तो ये किस चीज की गुडविल निकाल रहे हो आप? एक उसको पता नहीं है, उसी ने पूछा है कि आप गुडविल निकाल रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या समझाना है आपको? क्या दिखाना चाहते हो आप उसे? क्या बताना चाहते हो भाई? पेरेंट कंसिडरेशन कितना है? अब ये हम सारा डाटा मिलियन में ही कर लेते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है, डॉलर है, 10 मिलियन। और एनसीआई, ये कौन सा है? फेयर वैल्यू पे। तो भाई 60% हमारे पास, बिल जेनी का 60% हमारे पास, तो 40% परायो के पास है, 40% इंटू कितने मिलियन शेयर हैं इनके? 1 मिलियन शेयर हैं भाई, 1। और एक शेयर का प्राइस कितना है? 4। तो मामला यहाँ तक सेट है सबके दिलो दिमाग में, 1.6 तक यहाँ तक अपन ठीक पहुंचे। सर सही है सर। अब अगला क्या माइनस करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ नेट। बहुत मुश्किल है, आई नो, बट देखो, यही तो टैलेंट होता है बच्चों, ऐसे ही थोड़ी। बहुत मुश्किल मुश्किल एडजस्टमेंट मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो, ज्यादा बड़ा ही हो गई, एक्सेल भी अब बात नहीं मान रहा। 3.6, 3600, 3600, 3.6। और क्या चाहिए था? और कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, साथ के साथ इम्पेयरमेंट भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, हाँ सर, इम्पेयरमेंट कैसे निकालोगे? तो जिस डेट को निकाल रहे हो इम्पेयरमेंट, तो उसी पर्टिकुलर डेट पे बात करेंगे। तो नीचे देखो डाटा दिया हुआ है, जेनीज असेट्स एट सीजीयू एट द रिपोर्टिंग डेट हैज असेट 10 मिलियन। तो अभी हम जब इम्पेयरमेंट निकाल रहे हैं, तो सीजीयू में हमारे को क्या बोले? नेट असेट। तो नेट असेट एट रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डेट कितना हो गया?
अच्छा, और जो आप टाइपिंग करते हुए अगर वर्ड सेंस बना रहे हैं और आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इस बात के। बच्चे बहुत पूछते हैं छोटी-छोटी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है एंड दे अंडरस्टैंड दिस मच, इतना तो समझते हैं बच्चे। गुडविल, सर जी गुडविल कितनी आई है? अभी देखो एक्सेल का यूज़ करता हूँ, कितना ज़्यादा मैंने एक्सेल का यूज़ करा है अभी तक इस क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं। तो बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू आ गई हमारी सीजीयू की। सर, फिर भयंकर सा एक्सेल का यूज़ कर दे रहे हो, तबाही मचा दे रहे हो, यही बचा। रिकवरेबल अमाउंट देखो निकालता हूँ, इतना मुश्किल काम है, बट करना पड़ेगा। गंदा है पर धंधा है। सुना है ये बात आपने? नहीं, नहीं सुनते सर हम ये सब बात। तो ये हमारा आ गया 10 माइनस 10, रिकवरेबल अमाउंट कम है, 2000 का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ आ चुका है। सर मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, बढ़िया काम हो गया है क्या? वो नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तक आप इसका एक्सप्लेन नहीं करोगे। बंद करते हैं इस वाले को, इनको सामने लाते हैं सर को। क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। अब एक्सप्लेन क्या करोगे? तो कर दो, इम्पेयरमेंट लॉस के ट्रीटमेंट ये तो पूछ रहा है। अब कुछ रेफरेंस डालेंगे, सीधा यूज करो इसको, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ डॉलर 2 मिलियन, क्लियर लिखो। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ डॉलर 2 मिलियन क्या होगा? इट विल गो टू कंसोलिडेटेड पी एन एल, इट विल गो टू कंसोलिडेटेड पी एन एल, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिल्कुल जाएगा। और क्या होगा? इट विल ऑल्सो रिड्यूस गुडविल। पीएनएल पे नहीं होगा, बट बता दो एग्जामिनर को कि जो जो आपको पता है ना, जो आप करते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो, वही तो लिख के आना है। बस खत्म हो गई बात। और इसका अगली लास्ट बात क्या लिखोगे? एलोकेशन लिख दोगे, तो ये दोनों को मिलेगा फुल गुडविल है। एंड इसमें लिख दो दिस लॉस विल बी एलोकेटेड टू बोथ पेरेंट एंड एनसीआई। क्यों? ये बात थोड़ा सा समझा दो एग्जामिनर को, कंसेप्ट आता है भी, क्यों नहीं नॉलेज दिखाया एनसीआई? बिकॉज एनसीआई is valued at fair value, hence goodwill as full goodwill, so its impairment will be beared by both participants। दोनों का दिल टूटेगा, एक का थोड़ी। और बोल्ड में लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। ये मेरे 4 मार्क्स हो गए, मजा आया। यकीन हो रहा है कि सर ऐसे 4 मार्क्स आ सकते हैं। आ रहे हैं बच्चों, आपके सामने मार्क्स लेके आ रहा हूँ, कोई मैजिक नहीं है। या हाँ, इस पे आ जाते हैं दोस्त, एक्सेल पे आ जाते हैं। सर वो कर लो काम, साथ साथ यहाँ के मार्क्स भी बना लो। क्या बात है यार, कहीं मार्क्स नहीं छोड़ देते बच्चे तुम लोग सर को भी। वैसे होना चाहिए, यही टैलेंटेड बच्चों का निशानी है। वो हमारी कौन सी एडजस्टमेंट है? ये इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट हमारी एडजस्टमेंट आ गई सेकंड नंबर की। अगेन क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नेगेटिव 2000, भाई 2 मिलियन का लॉस था, और इन दोनों जगहों पे इसको बांट दिया जाएगा। रेशियो कितना था बच्चों? 60-40 का, राइट। 2000, वैसे तो क्या ही कैलकुलेशन इन सब में ज़रूरत है, बट एक हैबिट होती है
जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जब आप एग्ज़ाम में होते हो ना, छोटी-छोटी चीज़ों में गलती करते हो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहिए। एक रिदम बना लो, बहुत ज़्यादा आई अंडरस्टैंड कि ये सब दिमाग में हो जाता है, बट एक आदत, एक डर छोटी-छोटी गलतियाँ भी करा देता है, इसलिए आप प्रॉपर प्रोसेस ही फॉलो करो, बेटर है। तो ये हमारे मार्क्स यहाँ भी आते जा रहे हैं, देखो कैसे टाइम नहीं बचेगा, टाइम बिल्कुल बचेगा, बाय-बाय एक्सेल जी। और ये देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरे को ज़्यादा घूमना पड़ रहा है क्या? मेरे को जब जो एक्सेल है, फिर एक्सेल पे करता हूँ, तो एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, मैनेज कितना बढ़िया है। मेरा जो मैं प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज कर रहा हूँ, आप इस इतना कम से कम मैनेज करो, इससे बेटर भी कर लेंगे बच्चे तो भई। तो क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस 18, अगला दर्द ये दे रहे हैं ज़िंदगी में, इनको साइड करें, अब दोनों को पढ़ें यहाँ पे क्या मामला है, पढ़ो जल्दी से। पॉज़ करो और पढ़ लो, रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन दोनों आपके सामने हैं और फिर करते हैं इसका फैसला। मामला इसका भी सेट करना है भई। Okay, let's see. Using Exhibit 3, explain how foreign exchange difference should be classified in Vatangi Company Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended 30th September according to IFRS 18. तो ठीक है बच्चों, IFRS 18 का नॉलेज टेस्ट हुआ है, होना भी चाहिए। हमारी बॉडी की ये बहुत अच्छी बात है, जो भी अमेंडमेंट आता है उसको टेस्ट करते हैं वो। तो इससे आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि यू नो के इन द फ्रॉम दिस एरिया यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन मार्क्स। और आईएफआरएस 18 पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो ज़रूर प्रिपेयर करो। इसका टेस्ट होने के चांसेस बहुत है बच्चों, री-मॉक में भी आ ही गया है। तो देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस यानी आईएस 21 की बात कर रहा है। आईएस 21 तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बच्चों को डर भी बहुत लगता है, ट्रिकी बहुत लगता है। इसको तो अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। क्या कहता है, कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, भाई आपके और उनके बीच भी कुछ डिफरेंस होंगे। तो कहता है there are certain foreign exchange difference and these all have been correctly calculated as a net loss of 180। तो सारे डिफरेंसेस का नेट लॉस फटका लगा हुआ है, 1,80,000 का गेन लॉस सब मिला के। और क्या बोला, however the director have not applied the requirement of IFRS 18। कहता है IFRS 18 की रिक्वायरमेंट नहीं लगाई है, नया नया आया है, पता नहीं है, और सारे के सारे डिफरेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ये तो गलत है भाई। हर डिफरेंस को सेम तरीके से ट्रीट करोगे तो फंस जाओगे, बहुत बुरे वाले फंस जाओगे। आपने सबका सब, सारे के सारे आंख बंद करके तुमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिए हैं, इसकी तो सजा मिलेगी, गलती है, ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं ऐसा ऐसा पाप कैसे हुआ। वैसे तो है क्या क्या डिफरेंसेस, क्या दर्द है। तो कहता है द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कंप्राइज 2 लाख लॉस रिलेटिंग टू ओवरसीज लोन। अच्छा, एक ओवरसीज में लोन लिया हुआ है, उसमें 2 लाख का लॉस हो गया, ओके ठीक है, ये तो पीएनएल में ही जाता है भाई। आईएस 21 याद करता हूँ मैं, आईएस 21 क्या कहता है, अगर आपकी कोई सिंगल दो तरीके से आईएस 21 है, थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। आईएस 21 बात करता है आपके इंडिविजुअल आइटम्स की ट्रीटमेंट अलग बताता है, और पूरी फॉरेन सब्सिडरी है तो एक अलग ट्रीटमेंट बताता है। तो अगर मेरे इंडिविजुअल आइटम्स की बच्चों बात करूं, तो इंडिविजुअल आइटम्स में अगर मुझे गेन लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसलेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, डिपेंड करता है मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम। तो हमारा ओवरसीज लोन, लोन हो गया, रिसीवेबल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, मॉनेटरी आइटम। भाई यहाँ पे डिफाइंड ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे है, या राइट टू रिसीव है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाती है ऑब्लिगेशन या राइट। तो इस केस में ये लॉस, हम लोन का जो लॉस है पीएनएल में जाना चाहिए, गलत नहीं है, बट पीएनएल में कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ आईएफआरएस 18 आ जाता है। वो अभी मैं बताऊंगा आपको, पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बाकी आप सोचो तब तक। एंड $20,000 गेन ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ 100% ओवरसीज सब्सिडरी। तो भाई हमारे एक सब्सिडरी है, 100% हम उसके मालिक है, बहुत अच्छी बात है। और इस सब्सिडरी में 20,000 का गेन हुआ है, और ये गेन भी हमने कहाँ डाल दिया भाई, ये क्या किया तुमने। ओ गेन, पहले इसी पे बात कर लेते हैं, गेन ऑफ $20,000 ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी बोल लो, ओवरसीज सब्सिडरी बोलो, ओवरसीज
सब्सिडरी कहाँ जाना चाहिए? गेन ऑफ डॉलर रीट्रांसलेशन ऑफ ओवरसीज सब्सिडरी, तो ये तो सबको पता है, ओसीआई में जाता है, आईएस 21 क्लियर बोलता है। तो गेन ऑफ ओवरसीज सब्सिडरी शुड गो टू ओसीआई। देखो बच्चा, सब्सिडरी क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से सब्सिडरी सोचो तो है क्या? आपने पैसा लगाया किसी बिजनेस में। फॉर यू सब्सिडरी रिप्रेजेंट अ नेट इन्वेस्टमेंट्स, और आप अपने इन्वेस्टमेंट के चेंजेस को, अपने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस को कभी भी पीएनएल में दिखाते हो? नहीं दिखाते हो। वो आप अपने डे टू डे पीएनएल को, क्योंकि अनरियलाइज्ड है एक तो, अभी आपने सब्सिडरी बेची थोड़ी है, बेची नहीं है। तो लॉ कहता है इनसे अपने पीएनएल को इम्पैक्ट मत करो। ये डे टू डे चेंजेस जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आ रहे हैं शुड नॉट इम्पैक्ट बिकॉज दे आर नॉट रियलाइज्ड। ये ओसीआई में जाएंगे, शुड गो टू ओसीआई एज ट्रांसलेशन रिजर्व। ओके सर, ट्रांसलेशन रिजर्व फिर क्या होगा? तो शुड गो टू ओसीआई एज ट्रांसलेशन रिजर्व एंड फ्रॉम देयर ऑन कहाँ जाते हैं? ये इक्विटी में, आपके बैलेंस शीट में पार्ट बन जाएंगे, इक्विटी का पार्ट बन जाएगा ट्रांसलेशन रिजर्व। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, शुड गो टू ओसीआई एंड दीज आर रिसाइक्लेबल गेन। वहां पे देखो, आपको पूरा बताया हुआ है, ये रिसाइक्लेबल गेन है। थोड़ा बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता ये। तो बच्चा होता क्या है, दो तरीके के ओसीआई में पार्किंग है। एक जो फ्यूचर में पीएनएल में जाएगी वापस, और एक पीएनएल में कभी नहीं जाएगी, डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में जाएगी। दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे रिवैल्यूएशन गेन है, आप रिवैल्यूएशन गेन को ओसीआई में पार्क करते हो और फिर सीधा उसको सोकी से रिटेन अर्निंग में डाल देते हो। बट ये वाला जो गेन है, जैसे रीट्रांसलेशन ऑफ ओवरसीज सब्सिडरी, ये अभी तो ओसीआई में रहेगा, बट जिस दिन सब्सिडी डिस्पोज हो जाएगी ये गेन रियलाइज हो जाएगा। और लॉ कहता है कि अब इस गेन को आप पीएनएल में दिखा सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल व्हेन यू रियलाइज, तब इसको रिसाइकल करना होता है। तो ये लर्न कर लेना, गेन विच आर नॉट रिसाइकलेबल एंड रिसाइकल। एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन गलत कर दोगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे। तो बच्चों, गेन ऑफ 20,000 ऑन रिटर्न ऑफ सब्सिडी शुड गो टू ओसीआई एज ट्रांसलेशन रिजर्व। Hence, means showing this loss, oh sorry, this gain in operating expense is इनकरेक्ट मेरे दोस्तों। फिर आ जाते हैं सर, लॉस ऑफ, सर अब कितने का लॉस हो गया जिंदगी में? 2 लाख का लॉस ऑफ $2 लाख ऑन ट्रांसलेशन ऑफ ओवरसीज लोन। नाउ अगर मैं बात करूं, एज पर IS 21 दिस लॉस शुड गो टू पीएनएल। ओके, एग्री है, बट क्या IFRS 18 क्या कहता है? अब पीएनएल में कहा, ये लॉस पीएनएल में जाएगा, मॉनेटरी आइटम है, ये आपको मेरे को पता है, बट पीएनएल में कहां जाएगा? तो याद है क्या कहता है? पीएनएल में जाएगा जहां पे इसका अंडरलाइंग आइटम का जो नेचर है उसके बेस पे, फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग। अगर ये लॉस मेरा रिसीवेबल पे होता तो मैं शायद ऑपरेटिंग में डालता, बट ये लॉस तो मेरा लोन पे है, और लोन तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर लिखो, फर्दर एज पर IFRS 18 classification is based on nature of underlying asset or liability. So therefore this loss should become part of finance cost as underlying item is loan। और लोन के लॉसेस को आप किस में क्लासिफाई करोगे? फाइनेंसिंग में, और फाइनेंसिंग IFRS 18 के हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट बनेगी। ठीक है,
हो गया खत्म, बस मार्क्स मिल गए। एक एलोकेशन बता दो और एलोकेशन में भी मज़े की बात है। सिंस इट्स 100% सब्सिडरी, मज़े की बात है क्योंकि ये 100% सब्सिडरी है हमारी। पूरा हक हमारा है, किसी और का नहीं है। काम कम हो गया ना, सिंस इट्स अ 100% सब्सिडरी, नो एलोकेशन ऑफ गेन और लॉस टू एनसीआर। सब हमारा है भई, प्यार भी हमारा, तकरार भी हमारा। ठीक है, तो ये मेरे 4 मार्क्स मिल गए। कितने 4 ही मिल गए ना। तो इतना सा आंसर लिखना है। अच्छा आंसर है, पक्का एग्ज़ाम के हिसाब से प्रॉपर आंसर है। ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत करना चाहो कर सकते हो, एग्ज़ामिनर के आंसर से और पॉइंट्स ऐड करना चाहो कर सकते हो, बट इतना आई थिंक एग्ज़ाम कंडीशन में आप लिख के आ सकते हो कॉमन सेंस से। एक स्टूडेंट की तरह लिख रहा हूँ बच्चा, एक्सपर्ट की तरह लिखना हो तो बात ही अलग। मैं तो खुद आपकी तरह बन के लिख रहा हूँ, जो आप लिखते हैं। ठीक है, और क्या? सर जी, आप वो काम भी कर दो ना, क्या काम कर रहे थे हम? सर, ये वाला काम भी करते चलो। ओके मेरे दोस्त, आपकी बात कैसे नहीं माने? आईएएस 21 लिख लो, आईएफआरएस 18 लिख लो। जो आप कहोगे वही बात करेंगे। दिन को कहोगे दिन, दिन को कहोगे रात तो रात कहेंगे। तो पहली बात तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तुमने 180 का नुकसान दिखा रखा है, प्लस करना, नुकसान को हटा रहे हैं, प्लस करके 180 का इंटरेस्ट का तुम्हारा कितने का नुकसान हुआ है? इंटरेस्ट दो दो ओवरसीज पे 200 का इंटरेस्ट था ना, तो इसको सही जगह पे डालो। फाइनेंसिंग कॉस्ट में डाल दिया, इंटरेस्ट यहाँ का पार्ट बनेगा। अच्छा, ओसीआई में आइटम विल नॉट बी रिक्लासिफाइड या आइटम विल बी रिक्लासिफाइड? सर हाँ, 20 का गेन आइटम रिक्लासिफाइड में। अच्छा, नेट इम्पैक्ट, प्रॉफिट का नेट इम्पैक्ट किस पे जाएगा? तो प्रॉफिट में नेट इम्पैक्ट कितना हो रहा है? 180 और 200। ध्यान रखना, प्रॉफिट पे नेट इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, नीचे 2 बार आपको नेट इम्पैक्ट डालना है। यहाँ पे नेट 200 का, आप 180 का गेन निकाल लिया, 200 का लॉस तो 20 का हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और टोटल में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा सर। टोटल में हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल में तो नेट इम्पैक्ट 0 हो गया ना। इन दोनों का इम्पैक्ट कितना हो रहा है? प्रॉफिट पे। इन दोनों का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो रहा है -20 का, और ओसीआई का 20 मिला के टोटल में इम्पैक्ट कितना हो गया? 0 का। बट सिर्फ प्रॉफिट पे बोले तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट 180 आपने प्रॉफिट में ऐड किया है, 200 माइनस किया है, तो नेट इम्पैक्ट पेरेंट के प्रॉफिट पे कितना हो गया? -20 का। तो ये हमारा मजेदार तीसरा पॉइंट भी हो गया। करते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और मामला बनता जा रहा है, बात बनती जा रही है। पहली स्टेज क्लियर, दूसरी स्टेज क्लियर, तीसरी स्टेज क्लियर, तो बात पहुंच जाएगी लगता है शादी तक, मामला पहुंच जाएगा, एग्जामिनर मान जाएंगे। हो गया मामला, अब बचा ही क्या है? ये काटो इसको यार, तुम दूर रहो। देखो मैं, देखो 11 मार्क्स तो मेरे साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं बच्चों। ए लिखा, बी लिखा, सी। ये भी समझना कि यार प्रेजेंटेशन क्या, वो ज्यादा मैटर करता है। देखो कंसेप्ट वंसेप्ट तो आते ही है सबको यार, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। सब चीजें ये जो मैनेज करने की चीजें ना, ये प्रैक्टिस से आती है। इसको मैनेज करो, जो थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरा पर्पस आपको कॉन्फिडेंस देना ही है, आना आप लोगों के साथ, और आपको प्रेजेंटेशन सिखाना है कि यार ये छोटी छोटी गलतियां, बहुत बच्चे इन चीजों की वजह से मार्क्स खो देते हैं इस पेपर में। और आई वांट कि आप सब इस पेपर को निकालो, और लास्ट एग्जिबिट पे आ गया हूँ, और सोचो मैं इसके साथ-साथ प्री पॉपुलेटेड वाला भी करा जा रहा हूँ, तो वो 11 मार्क्स से मेरे साथ-साथ होते जा रहे हैं, और मैं समझा भी रहा हूँ, इससे भी कम टाइम लगेगा आपको। और लास्ट वाला पॉइंट तो कंट्रोल टू नो कंट्रोल वाला, इतना यार ये क्या करें इसका? बोर हो गया यार इस पॉइंट को तो डील करते-करते। इग्नोर कर दें? चले? नहीं सर, गलती हो सकती है हमसे। चलो देख लो, डरो नहीं, गलती करोगे नहीं, वैसे मुझे भरोसा है। आप लोगों को जितना खुद पे भरोसा है, उससे ज़्यादा मुझे आप पे भरोसा है। क्या है, अपने बच्चे तो गलती करेंगे नहीं। जो ढंग से पढ़ रहे हैं, वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। बेसिक चीज़ें सिर्फ कर रखी हैं हमने पहले से। तो 1 मिनट जल्दी से लो और इसको डन करो, रीड करो। पढ़ा बच्चों? पॉज़ कर लो, पढ़ लो। देखो, क्या कहता है? Using Exhibit 4, explain how Bitangi company should account for sale of 10% interest in Hassan in its consolidated financial statement. तो हमारा एक बच्चा हसन, जिसमें हम 90% होल्डिंग रखते हैं, 10% हमने बेच दिया। तो इफ आई रिमेंबर, कई सारे तरीके होते हैं ना, कंट्रोल से नो कंट्रोल होना, कंट्रोल टू कंट्रोल होना। तो 90% से 10% बेचा है, तो ये तो कंट्रोल टू कंट्रोल का सिचुएशन है, सबसे इजी वाला। क्या बात है यार, काफी सिंपल प्री मॉक है।
वितांगी कंपनी हैड परचेज अ 90%, ऐसे आ जाए यार एग्जाम में, मजा आ जाए। वितांगी कंपनी हैज परचेज अ 90% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन हसन फॉर 90 million। ओके। ऑन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अच्छा, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है बच्चों, याद रखना, फुल गुडविल। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बताएंगे कंपनी सोल्ड 10% ऑफ इक्विटी ऑफ हसन फॉर 25 million। 10% अपने 25 मिलियन में बेच दिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अ गेन ऑफ 15 million being difference between the sale proceed and the cost of share has been recognized in group equity and reported in group comprehensive income। So being the difference between sale proceed and the cost of has been recognized in group equity and reported in group other comprehensive income। भाई इन्होंने ये गेन ओसीआई में दिखा दिया बच्चा। ठीक किया है ये, 15 मिलियन का गेन आया, मतलब 25 मिलियन और जो भी कैलकुलेट करके कॉस्ट को माइनस करके इन्होंने 15 मिलियन का गेन निकाला, और ये गेन इन्होंने पीएनएल में दिखा दिया, मतलब ओसीआई में दिखा दिया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इस गेन को शो कर दिया। बट एक बार बताओ, कंट्रोल टू कंट्रोल की ट्रांजेक्शन में गेन लॉस आता है? कंट्रोल टू कंट्रोल की ट्रांजेक्शन के अंदर, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच हो रही है, ओनर्स के बीच में ये ट्रांजेक्शन हो रही है। दिस ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन whom, ध्यान रखना, मालिकों के बीच ये ट्रांजेक्शन हो रही है। और इन्होंने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इस गेन को दिखाया है। इफ यू रिमेंबर, तो इसको हम डायरेक्टली कहाँ डालते थे, इस डिफरेंस को जो आता है ना, उसे गेन लॉस की पदवी नहीं दी गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गेन लॉस नहीं मानता, गेन लॉस थोड़ी है वो तो डायरेक्टली इक्विटी में ट्रांसफर होता है। गलत ट्रीटमेंट किया है, हटाना पड़ेगा ये। एट द रेट ऑफ सेल द नेट एसेट ऑफ हसन वर 170, द नॉन कंट्रोलिंग एंड गुडविल 10 मिलियन। ये आपको डाटा दिया है जो डिफरेंस निकालने के लिए, तो निकाल देंगे। एक्सप्लेन शुड अकाउंट फॉर 10%, तो एक्सप्लेन ही करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत स्ट्रेस वाली बात नहीं है, हर बच्चा इसको मैनेज कर सकता है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट ही इसमें इस बात से करो कि दिस इज कंट्रोल टू कंट्रोल ट्रांजेक्शन। दिस transaction is between owners, that is parent and NCI. NCI stake will increase by 10%. NCI stake will increase by 10%. वही प्रॉपर बता दो अब। the difference between proceed and NCI increase, जो भी NCI में increase आएगा, the difference between proceed and NCI increase could go directly to equity, hence showing this gain of डॉलर 15 मिलियन, आई थिंक 15 मिलियन का है, देख लेना वैसे, समझ मतलब जो भी गेन डाला इन्होंने कितना है। हाँ, एंड शोइंग दिस गेन ऑफ 15 मिलियन इन ओसीआई इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, मामला गलत है, इसी को तो बोलना पड़ेगा कंपनी को। हर जाति थोड़ी सहेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्या कैलकुलेशन होगी, अगर कैलकुलेशन करनी हो तो यहीं पे करके देख लो, इसमें तो कोई खास है नहीं। प्रोसीड कितनी है, ऐसा कितना मिला दोस्त, 25 मिलियन, ठीक है सर, 25 मिलियन की आपकी प्रोसीड है। सारी फिगर किस में है, डॉलर मिलियन। डॉलर मिलियन में अपना काम कर रहे हैं। प्रोसीड, एनसीआई इंक्रीज। अब यहां ध्यान रखना,
ये बात कई बच्चों को समझ नहीं आती कि सर एनसीआई का इंक्रीज कैसे निकालेंगे। भाई एनसीआई को जो भी ट्रांजैक्शन रेट है उसमें नेट एसेट का भी शेयर मिलेगा और फुल गुडविल है तो गुडविल का भी शेयर मिलेगा, 10% से दोनों मिलेगा। तो आप एक तरीके से एनसीआई को कितना दे रहे हो, तो नेट एसेट कितने हैं, 170 प्लस गुडविल कितनी है दोस्त, वन, टोटल हो गया 180। और 180 का इसको कितना परसेंट आप दे रहे हो, 10%, और ये 10% के लिए आपको पैसे कितने दे रहा है, तो 180 का 10% के लिए तो 18 हो गया। ठीक है, तो ये 18 हो गया दोस्त। एनसीआई का जो इंक्रीज हुआ, तो जो आपका डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस इन इक्विटी, क्या दिक्कत है यार, ये बेसिक बेसिक सी कैलकुलेशन है। 7 मिलियन का ये आ गया आपका डिफरेंस, ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, इक्विटी में जाएगा। भाई इक्विटी को इंक्रीज, आपने क्या है 18 की चीज 25 में बेची, 7 का फायदा हुआ, बट ये ओनर्स के बीच कैपिटल का मूवमेंट है बच्चा, ये कोई गेन लॉस, रियल में कोई गेन लॉस नहीं है। इसको ऐसे समझो, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है और पैसा, मतलब आप इसको गेन नहीं कह सकते, नहीं 7 मिलियन का गेन नहीं है। ठीक है, समझने के लिए तो बात वही है, बट जब भी कंट्रोल टू कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल की मूवमेंट हो रही है, आप ये समझो मूवमेंट बिटवीन कैपिटल है, तो कैपिटल की मूवमेंट तो डायरेक्टली इक्विटी में शो होगी ना। पीएनएल या ओसीआई से थोड़ी रूट कराओगे कैपिटल की मूवमेंट, कभी आपने कैपिटल को पीएनएल या ओसीआई से रूट कराया है, नहीं कराया। नो इम्पैक्ट ऑफ 7 मिलियन ऑन पीएनएल, बट हाँ साथ के साथ मार्क्स पूरे लेते चलो। 15,000 का गेन कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो बस इन्होंने जो 15,000 का गेन गलत दिखा रखा है ना, उसको अपन को सही करना है। सेल जो भी आपकी 10% की सेल जो आपने करी, ठीक है, मतलब जो ठीक लगे, कुछ भी बोलो, 10% सेल, और आपने कहाँ दिखा दिया ये गेन, 15,000 का चौकस गेन दिखा दिया, हटाओ ये 15,000 का गेन ओसीआई में। अच्छा नीचे भी इसको एडजस्ट कर दो, प्रॉफिट वाले पार्ट में तो आ ही नहीं रहा होगा बाबू मेरे, क्योंकि ओसीआई में डाला है, तो यहाँ तो आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ टोटल में आ रहा होगा, ओन पेरेंट्स के टोटल में भी ये गया होगा, तो यहाँ से भी 15,000 माइनस हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करोगे, देखना बच्चा मुझे पूछता है सर और कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे इतना सा एडजस्टमेंट होगा, हाँ ये आपके 7 मार्क्स भी आ गए, समझा भी दिया मैंने, मोटा मोटा जितना मुझे आता है उतना बता दिया भाई। बच्चों को अब मुझसे भी ज्यादा आता है कहीं को, तो वो तो भाई ज्यादा लिख ही सकते हैं, बट एक एवरेज मेरे इतना इतना कर लो, मेरे ख्याल से एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बात बन जाएगी, इतनी ही बनानी है। और 11वें मार्क्स के लिए तो ई तक तो हमने मामला छोड़ा ही नहीं, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, कर दिया काम तमाम साथ साथ, तो यहाँ भी मामला सेट कर दिया, वर्किंग यहाँ पे दिखा दी, ये मार्क्स हो गए, एक बच्चा कॉलम बनाएगा टोटल का और फिर यहाँ पे टोटल करके दिखाएगा, जीरो अंडा, नॉट रिक्वायर्ड, ये भी एक बात बता दूं, टोटल के कोई भी सेपरेट मार्क्स नहीं है, बार बार मैं क्लासेस में बात बताता हूँ, आपको ये टोटल करने का कोई भी जरूरत नहीं है, बच्चा इसमें टाइम खराब करता है क्योंकि उसके कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है। आप जब मार्किंग स्कीम देखोगे ना, इसका सॉल्यूशन आंसर आप पढ़ना, मार्किंग स्कीम में आपको कहीं भी मार्किंग स्कीम में टोटल के लिए मार्क्स नहीं दिए हैं, जो ई पार्ट है, एडजस्टमेंट के मार्क्स हैं, हर एडजस्टमेंट के, पर मैं टोटल करूँ क्यों? जब मुझे मार्क्स ही नहीं है, कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, मेरे को टाइम खराब ही क्यों करना है, सही गलत बिल्कुल आराम से बस टोटल करके काम खत्म हो गया, 4 एडजस्टमेंट थी, चारों को मैंने प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया, मेरी प्री पॉपुलेटेड शीट दी हुई थी, मुझे इम्पैक्ट उसका पता था, मैंने इम्पैक्ट डाल दिया, काम खत्म हो गया, मेरा 30 मार्क्स का क्वेश्चन ओवर, डन विद 30 मार्क्स। होपफुली बच्चों कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इतना ही रखते हैं।